राजीव मॉल साहब की जो बुक है उसके चैप्टर 3 जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख रहे हैं आज। इसमें पहला है लिस्ट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इसमें आप देखिए। वैसे तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल ये सारा है, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से लिखना पड़े तो सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट का प्रपोजल राइटिंग। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन करना है, शेड्यूल, कॉस्ट और शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोजेक्ट की स्टाफिंग, किसको क्या काम देना है, कितने लोग चाहिए। उसके अलावा प्रोसेस की ट्रेलिंग, सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है उनकी टेलरिंग, उनको काट छाट करना, अपने हिसाब से बनाना। मॉनिटरिंग और कंट्रोल, पूरे प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग और कंट्रोल इनके हाथ में होता है। एससीएम, सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो कार्य क्षेत्र है उसमें आता है। रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी रिस्क है जो आप सोच सकें, जो आप न सोच सकें। इंटरफेसिंग विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ बात करना। रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन, ये सारे आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के काम होते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इनके काम को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है ब्रॉडली। एक इनका काम होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक, और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल एक्टिविटीज, प्लानिंग और कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग और कंट्रोल एक्टिविटीज, इन सब में ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लाइडिंग विंडो प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक्सप्लेन यूजिंग अ फ्यू एग्जांपल द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर व्हिच दिस फॉर्म ऑफ प्लानिंग इज स्पेशली सूटेबल। स्लाइडिंग विंडो प्लानिंग क्या होती है, किसके लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए ये उपयोगी होता है, और आपको बताना है कि एडवांटेजेस क्या है इसकी कन्वेंशनल प्लानिंग के अगेंस्ट। तो स्लाइडिंग विंडो प्लानिंग या टेक्निक, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम इनिशियल प्लान बनाते हैं और फिर आगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है फिर हम उसको एक्यूरेटली प्लान कर सकते हैं। यानी कि जब स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बहुत कम या इनकम्प्लीट नॉलेज होती है जो डिटेल्स है उस प्रोजेक्ट के बारे में। फिर वो इन्फॉर्मेशन बेस ग्रेजुअली बढ़ता है, इंप्रूव होता है अलग अलग फेज में जैसे आप बढ़ते हैं। और हर एक फेज के कंप्लीशन के बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो जो फेज आने वाले हैं उनको एक्यूरेटली और कॉन्फिडेंस के साथ प्लान कर सकते हैं। अगर ये दूसरा पार्ट देखा जाए कि भाई किस समय एग्जाम्पल देना है, किस समय ये प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट होंगे और किस समय हमको ये चीज लगानी है, स्लाइडिंग विंडो प्लानिंग। देखिए सीधी सी बात है, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है या कॉम्प्लिकेटेड है तो जो कन्वेंशनल प्लानिंग है वो काफी इनएक्यूरेट हो जाएगी। तो स्लाइडिंग विंडो प्लानिंग हम तभी करेंगे जब लार्ज प्रोजेक्ट हो, और इसी तरीके से हम एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस उस प्लानिंग की समय के अनुसार बढ़ेगी और आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप अच्छे से प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है लाइफ साइकिल में, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में, और एक्टिविटीज भी बतानी है जो प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं। वो हमने पहले क्वेश्चन देख लिया। प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्ट होती है एक बार जब फिजिबिलिटी चेक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, कई लोग कहते हैं कि जैसे प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है वैसे ही आप इसको शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक बार आप जब फिजिबिलिटी चेक हो जाए, इसमें भी रोल होता है लेकिन एक्चुअली ये तभी से शुरू होती है जब एक बार फिजिबिलिटी चेक हो जाए। उसके बाद ये टेस्टिंग फेज के एंड तक चलती है। कहां तक चलती है? टेस्टिंग फेज के एंड तक, क्योंकि टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस फेज भी आता है। टेस्टिंग फेज के एंड तक चलती है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर की अलग अलग कार्य क्षेत्र या फिर उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि हमने क्वेश्चन 1 में देखी, उनको हम दोबारा देख रहे हैं। सबसे पहले यह है कि हमको जो बेसिक एट्रीब्यूट है जिसे हम कॉस्ट और ड्यूरेशन और एफर्ट कहते हैं, कॉस्ट, ड्यूरेशन और एफर्ट, कितना पैसा लगेगा, क्या ड्यूरेशन लेंगे, क्या समय लेंगे, एफर्ट कितना लगेगा, ये तीनों एस्टिमेट करना है। उसके बाद जो मैन पावर है और भी रिसोर्सेज लगने वाले हैं इनका शेड्यूल करना है, इनकी शेड्यूलिंग करनी है, इनकी प्लानिंग करनी है। उसके बाद स्टाफ, कितने लोग लगने हैं, क्योंकि हर चीज तो आदमी लोगों से ही होगी, इंसानों से ही होगी। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ इनकी प्लानिंग करनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ प्रोजेक्ट फेल क्यों होते हैं। मेन कारण होता है कि कई चीजें आप प्री एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना, उनकी एनालिसिस करना और उनको खत्म करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करना, ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। इसके अलावा और भी काम चलते रहते हैं। देखिए जैसे क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान है, ये सब भी चलता रहता है साथ में। अब ये है सवाल कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट विजिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोडक्ट विजिबिलिटी, अब इसमें ये जो प्रोडक्ट विजिबिलिटी बड़ा कंफ्यूजिंग सा शब्द है ये। इसका मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट दिखना चाहिए। विजिबिलिटी, प्रोडक्ट विजिबिलिटी देखना, विजिबिलिटी मतलब कि आपको दिखे, प्रोडक्ट यानी कि जो बना रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट विजिबिलिटी का जो शब्द है उसका डेफिनेशन या उसकी जो संज्ञा है वो अलग है यहाँ पर। दूसरा है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव प्रोडक्ट विजिबिलिटी ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्यों जरूरी है। प्रोडक्ट विजिबिलिटी का तात्पर्य जो है डॉक्यूमेंटेशन से है, डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका प्रोडक्ट विजिबिलिटी का मतलब यह है कि आप हाई क्वालिटी रिव्यूड डॉक्यूमेंट्स, अच्छे
और रिव्यू डॉक्यूमेंट्स हर एक माइलस्टोन के बाद बनाएंगे, उसे हम प्रोडक्ट विजिबिलिटी कहते हैं। और चूंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर तो इनविजिबल है, यानी कि उसको आप छू नहीं सकते, केवल उसको समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक लेवल पे डेवलपमेंट के आप विजिबिलिटी बढ़ाएं। और अगर आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके पास डॉक्यूमेंट है हर एक माइलस्टोन के बाद, तो मैनेजर साहब आराम से बता सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। ये ज़रूरत है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू कोकोमो एस्टिमेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है। आपको एग्जाम्पल देने हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। तो कोकोमो कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल में इनको जो 3 भाग में डिवाइड किया गया है वो ये है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। देखिए, इनको बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें बहुत हद तक जो एक्सपीरियंस है टीम का और जो उनकी प्रोफिशिएंसी है, यानी इसका जो उनका जो स्किल सेट है डेवलपमेंट टीम का, वो भी बैकग्राउंड में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कितना वो जानते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, कितने प्रोफिशिएंट है, कितने मोटिवेटेड है, ये जरूर आना है। लेकिन हम ये जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देते हैं। 3 टाइप के आपके कैटेगरीज हैं। एक आपका ऑर्गेनिक है, दूसरा सेमी डिटैच्ड है, तीसरा एम्बेडेड है। तो ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक यानी कि सिंपल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, एग्जांपल है। सेमी डिटैच्ड यानी कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स जैसे कंपाइलर्स हो गए, कोई कंप्यूटर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एम्बेडेड यानी कि जहां पर आपको प्रोग्रामिंग इस तरीके से करनी है कि हार्डवेयर लेवल तक जाना है, एम्बेडेड सिस्टम है। एम्बेडेड मतलब ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के लिए बनाया जा रहा है। तो इस तरीके की कैटेगराइजेशन है इसकी। तो अब हम 6 पे हैं कि फॉर द सेम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड और डेवलपमेंट टीम भी सेम है, रैंक इनको करना है, 3 आपको दिए हैं। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, तो इनको आपको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करना, जो भी हमने देखा कोकोमो के हिसाब से। तो सबसे पहले हम करेंगे द एम्प्लॉय पेरोल सिस्टम। ये सबसे सिंपल होगा, आपको इसके एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। टेक्स्ट एडिटर ये इसके आगे होगा और उसके आगे होगा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ न्यू कंप्यूटर। तो ये ऑर्गेनिक पहला वाला हो गया, दूसरा सेमी डिटैच्ड हो गया, तीसरा आपका एम्बेडेड की श्रेणी में आ गया। 7वां है कि एज अ मैनेजर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, इफ यू एस्टिमेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी 50% मंथ्स। अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तहत आपने एस्टिमेट किया कि 50% मंथ इतना आपका एफर्ट लगेगा, एफर्ट जो है परसेंट मंथ में कहा जाता है, क्या आप ये 50 इंजीनियर लगा के पूरा कर सकते हैं एक मंथ में? जब 50% मंथ कह रहे हैं, यानी कि एक मंथ में 50 लोगों को लगा के कर दीजिए, क्या हो सकता है ऐसा? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अच्छा, ये जो जवाब मैं दे रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन का जवाब यही है। ये 50 इंजीनियर एक मंथ में लगा के पॉसिबल नहीं है। अगर आप 50 इंजीनियर हायर करते हैं एक मंथ में, तो आप सबको मीनिंगफुल काम दे पाएंगे, सबको बिजी रख पाएंगे एक महीने में? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पैरेलल एक्टिविटीज है, आप बिजी तभी रख पाएंगे जब सब पैरेलल एक्टिविटीज पैरेलल चल रही हो, एक साथ चल रही हो। तो अगर ये पैरेलल एक्टिविटीज तो लिमिटेड ही होती हैं, जब पैरेलल एक्टिविटीज नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो 50 इंजीनियर आपने एक मंथ के लिए लगाए हैं वो सब खाली बैठे रहेंगे। सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे उसमें खाली बैठे रहेंगे। तो इससे ड्यूरेशन और कॉस्ट में फर्क पड़ेगा। अब ट्रू और फॉल्स देखेंगे हम। सबसे पहला है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इट वुड बी वर्थवाइल ऑन योर पार्ट टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय हाफ प्रोवाइडेड द कस्टमर एग्रीज टू पे फॉर द इंक्रीज मैनपावर रिक्वायरमेंट्स। इसमें यह कहा गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के तहत आप अपने ड्यूरेशन को, जो समय आपको दिया गया, आपने खुद ही बोला है कि मैं इतने समय में करूंगा, उसको आप आधा कर सकते हैं यदि आपको पैसा भी मिल जाए और मैन पावर के लिए भी मिल जाए, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए आपकी। क्या हो सकता है ऐसा? तो इसका उत्तर है फॉल्स। उसका कारण यह है कि बोयम साहब ने जो अपना तर्क दिया था, उसके हिसाब से जो पैरेलल एक्टिविटीज है लिमिटेड होती, तो इसीलिए कि केवल आप समय कम करके लोग ज्यादा लगा के इसको अचीव नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा 75% इतना स्क्वीज हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 75% से ज्यादा नहीं हो सकता नॉमिनल एस्टिमेटेड टाइम के अलावा, 75% ऑफ नॉमिनल एस्टिमेटेड टाइम। डी, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन अचीव एफिशिएंट मैनपावर यूटिलाइजेशन बाय अडॉप्टिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इसमें इन्होंने कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा एफिशिएंट मैनपावर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लगा के। ये बात तो मैं आपको पहले बताऊं कि 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शन बेस्ड होता है। तो फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंट मैनपावर यूटिलाइजेशन करता है, ना कि प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि किसी भी समय में जो रिक्वायर्ड जरूरत है आदमियों की या स्किल मैनपावर की, वो आप बोरो कर सकते हैं, क्योंकि सब कोई फंक्शन के हिसाब से डिवाइडेड है।
तो आप बोरो कर सकते हैं, उसके बाद उनको उस फंक्शन पूल में दोबारा भेज सकते हैं। तो इसीलिए फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन आपको एक जॉब स्पेशलाइजेशन की भी एक सहूलियत देता है। सी है, सी क्वेश्चन, सी ट्रू एंड फॉल्स है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेम प्रोडक्ट द लार्जर इज द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, द फास्टर इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा बड़ी टीम होगी उतना फास्ट डेवलपमेंट होगा। क्या ये सही है या गलत है? अभी हम 2 बार इसको देख चुके हैं। इसका उत्तर यही निकल के आ रहा है कि क्योंकि बोयन साहब ने कहा कि अगर आप कितना भी लोग लगा लीजिए और कितने भी रिसोर्सेज बढ़ा लीजिए, 75% से ज्यादा आप स्क्वीज नहीं कर सकते टाइम को, तो इसलिए ये फॉल्स है इसका उत्तर, कितना भी आप जोर लगा लीजिए उसमें। डी, द नंबर ऑफ डेवलपमेंट पर्सनल रिक्वायर्ड फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल एफर्ट बाय द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो आराम से हम निकाल सकते हैं। सीधा आप क्या करिए कि जितना एफर्ट है पूरा एफर्ट लीजिए और पूरा ड्यूरेशन लीजिए, उनको डिवाइड कर दीजिए। कैसा हो सकता है? इसका उत्तर है फॉल्स। अगर आप सिंपल डिवीजन कर रहे हैं एफर्ट का ड्यूरेशन से, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो टीम है वो कांस्टेंट साइज की, बट जो टीम है वो एक रेले डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है ऐसे, यानी स्टार्टिंग में लोग कम रहेंगे, फिर जब तक आप पीक डेवलपमेंट पहुंचेंगे या पीक टाइम पे पहुंचेंगे, वो मैक्सिमम हो जाएगा, पीक टाइम होता है रेले डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बाद लोग कम होने लगते हैं मेंटेनेंस तक जाके। तो रेले डिस्ट्रीब्यूशन है, कांस्टेंट साइज तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ये सवाल को हम फॉल्स बोलेंगे। ए, द डेमोक्रेटिक टीम ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेल सुटेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि एनकरेज करता है सारे मेंबर्स सोचें, और इसमें जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, 6 से 7 इससे ज्यादा नहीं, और कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। एफ, इट इज पॉसिबल टू डू द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विदाउट यूजिंग एन ऑटोमेटेड टूल। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। एक्चुअली क्या है कि आजकल इतने ऑप्शन मिल गए हैं, आपको ओपन सोर्स पे मिलते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप सॉफ्टवेयर के तहत ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये ट्रू है कि आप कर तो सकते हैं। जब ये ऑटोमेटेड टूल नहीं थे तभी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस लगाते थे, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेज भी करते थे, तो इसीलिए इसका उत्तर सही देंगे। जी में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोकोमो मॉडल, कॉस्ट ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन विच साइज एंड एफर्ट आर एस्टिमेटेड। कोकोमो मॉडल के तहत जो कॉस्ट है वो फंडामेंटल एट्रीब्यूट है, उसके हिसाब से हम साइज और एफर्ट कैलकुलेट करते हैं। इसका उत्तर फॉल्स है, क्योंकि कोकोमो के हिसाब से जो साइज है वो इंपॉर्टेंट है, केएलओसी में जो दिया जाता है, किलो लाइन ऑफ कोड, उससे हम फिर कॉस्ट और एफर्ट निकालते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। एच है, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एज यूज्ड इन कोकोमो इज द साइज ऑफ द फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड इन बाइट्स। ये गलत है, क्योंकि जो साइज है कोकोमो, ये मेजर है प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी किस तहत, एफर्ट और टाइम जो आपको प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगेगा, तो ये इसको हम फॉल्स बोलते हैं। 9 क्वेश्चन है कि एक स्कीमेटिक डायग्राम बताइए और ऑर्डर बताइए कि किस तरीके से कोकोमो का एस्टिमेशन होता है, कोकोमो मॉडल में एस्टिमेशन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, कॉस्ट एफर्ट ड्यूरेशन निकालना है। वो कहाँ से शुरू करेंगे, वो सब शुरू होता है सब यहाँ ये साइज से। अभी देखिए डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम साइज एस्टिमेशन करते हैं किलो लाइन ऑफ कोड से, फिर उसके बाद हम एफर्ट एस्टिमेशन करते हैं और ड्यूरेशन, दोनों से एफर्ट और ड्यूरेशन निकल जाएगा। अभी इसका फॉर्मूला भी आएगा कहीं पे। उसके बाद हम एफर्ट से कॉस्ट लेते हैं, एफर्ट और ड्यूरेशन मिलकर मिला के हम प्रोजेक्ट की स्टाफिंग निकालते हैं, फिर साथ में शेड्यूलिंग कर देते हैं। तो ये इसका तरीका है, एक के बाद एक क्या करना है। फिर अगला सवाल है कि आपको, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो मैंने इसका लेक्चर या फिर जो हमने सेशन लिया है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, वरना आप इसके कंप्यूटेशन नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए उसको जानना जरूरी है। फिर भी मैं आपको इससे अवगत कराता हूँ कि आपके पास जो एस्टिमेटेड नॉमिनल डेवलपमेंट टाइम है वो 5 मंथ। अगर आप देखें, अगर आप ये बोलते हैं कि 50,000 रुपये मुझे लगेंगे, अब कस्टमर ये कहता है कि देखिए साहब, मैं आपको एक आग्रह करता हूँ कि कुछ तरीके से इसका डिलीवरी टाइम जो है वो 10% कम कर दीजिए। अब 5 का 10% क्या होगा, 5 × 10/100 कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, 5 महीना। ओके, तो मतलब आप एक तरीके से आधा महीना, 4.5 महीने की बात हो रही है, 4.5 महीने में दे दीजिए इसको। तो आपको कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगा, जो एक्सेलरेटेड मतलब 10% समय पहले आप देना चाहते हैं। अब प्रोडक्ट आपका सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट वो चेंज नहीं करेगा, वो कह रहे हैं कि जो चीज़ आपने देनी है वो थोड़ा समय से पहले दे दीजिए। और किस तरीके से, वाई देन डज द एफर्ट डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ विच यू डेवलप द प्रोडक्ट। इसका उत्तर मैं बताता हूँ आपको कि अगर प्रोडक्ट एक मॉडरेट साइज है तो हम जेनसन फार्मूला यूज करते हैं। जेनसन फार्मूला
ये आपको पता होना चाहिए। ये सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, 50,000 को 5/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 ये है, और उसके बाद क्योंकि ये 4.5 करीब आ रहा है तो ये 4 आएगा, और 78,125 यहाँ पर इसका उत्तर आएगा। तो जो कॉस्ट इंक्रीज होगा वो इसलिए हो गया क्योंकि आपके पास पैरेलल एक्टिविटीज, बार बार वही चीज आएगी, आपके दिमाग में बैठा लेना है आपको कि जब हम रिडक्शन ऑफ शेड्यूल कहते हैं तो पैरेलल एक्टिविटीज तो लिमिटेड ही है, वो तो आप बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए क्या होगा कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू फुली एंगेज द इंजीनियर्स, कुछ ना कुछ तो खाली बैठे रहेंगे, तो इसलिए वो कॉस्ट जो बढ़ेगा वो उनकी सैलरी वगैरह और बाकी रिसोर्स हैंडलिंग पे बढ़ेगा। 11वां क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ पुटनाम मॉडल कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट द चेंज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट विद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। पुटनाम मॉडल जो है या पुटनैम्स मॉडल है, ये कैसे आप यूज करेंगे, इसको आपको डिसएडवांटेज बताने हैं कि पुटनाम मॉडल अगर कंप्यूट द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू शेड्यूल कंप्रेशन। पुटनाम मॉडल ये बताता है कि अगर आप शेड्यूल को कंप्रेस करते हैं, देखिए साहब 1 साल हो गया, आप एक काम करिए कि मुझे 8 महीने में दे दीजिए, तो जो शेड्यूल कंप्रेशन की बात है उसमें क्या कॉस्ट और एफर्ट में फर्क पड़ने वाला है उसको ये बताता है आपको। तो ये जो देखिएगा इसको बहुत, ये अगर आप फॉर्मूला समझ गए तो बाकी सारी चीजें आराम से हो जाएगी। K1/K2 इज इक्वल टू TD2/TD1। तो K1/K2 देखिए, ये K1 ऊपर है, TD1 नीचे है, तो इसका जो टाइम है, ये जो एफर्ट है वो टाइम से कैसे रिलेटेड है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन है, K2 यहाँ पर नीचे है तो TD2 ऊपर है, और इसकी जो पावर है 4 है। यानी कि अगर आप मान लीजिए 1 साल है, 1 साल का समय है, आप गए, आपने बनाने के लिए बोला 1 साल में, आपने बनाने के बोला, उन्होंने कहा कि देखिए हम सॉफ्टवेयर आपको 1 साल में देंगे। आप गए, आपने कहा नहीं साहब हमको 6 महीने में दे दीजिए। 6 महीने का मतलब क्या हुआ, 1/2 ईयर। टाइम यहाँ पर डाल के देखता हूँ मैं, 1/2 को मैं पावर 4 करता हूँ, कितना हो गया साहब, ये 16 टाइम। तो जो एफर्ट है ये K1 जो K2 एफर्ट देखें, टाइम देखिए, टाइम के आधे करते ही एफर्ट 16 टाइम बढ़ जाएगा आपका। 1/2 को पावर 4 कर दीजिए आप, 1/16, और ये क्योंकि ऊपर है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल से 16 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए कितना महंगा पड़ जाएगा ये आपको। अब इसमें डिसएडवांटेज ही पूछा गया है, तो जो पुटनाम का एस्टिमेशन मॉडल है, ये जो बड़े प्रोजेक्ट है उनके लिए तो बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन जो मीडियम या मझोले या जो छोटे सिस्टम्स हैं उनको ये सीरियसली ओवर एस्टिमेट कर देता है, क्योंकि घात जो ये जो पावर है टाइम की, वो फोर्स रिलेटेड एफर्ट। तो आप समझ गए कि वहां पर आपको जेनसन मॉडल लगाना है। 12, सपोज यू आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन द ऑर्गेनिक मोड, आपको ऑर्गेनिक मॉडल बनाना है। आपने एस्टिमेट किया कि साइज जो है वो एक 100,000 लाइन से, यानी कि एक 100 किलो कोड, किलो 1000 जो है ना उसको हम किलो ले लेते हैं, तो 100 किलो लाइन ऑफ कोड है। आपको एफर्ट निकालना है, डेवलपमेंट टाइम निकालना है। तो अगर आपको कोको मॉडल आपने देखा होगा, जब मैंने आपको बताया था थ्योरी के समय, तो उसमें साइज इसका हमने 100 KLOC ले लिया, क्योंकि 100 इसका मतलब क्या है कि 100 KLOC मतलब 1000, की मतलब 1000, तो यहाँ पर 100 किलो, ये कुल मिला के 100 किलो लाइन ऑफ कोड है। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक है, तो हम एफर्ट कैसे निकालते हैं, 2.4 इंटू KLOC की पावर 1.05। ये 1.05 और 2.5 ये कैसे आया नहीं, ये कोकोमो मॉडल में ही दिया गया है, बस आपको यहाँ पर 100 लिख देना है। इसको निकालिए, आपका आएगा 302.1 मैन मंथ। एफर्ट जो है वो मैन मंथ में आता है, ध्यान रखिएगा, एफर्ट मैन मंथ में आता है। और नॉमिनल डेवलपमेंट टाइम क्या है, ये भी मॉडल ने दिया है कोकोमो में, बस जो एफर्ट निकला है वो उसके अंदर रख देना आपको, 2.5 इंटू एफर्ट की पावर 0.38। तो एफर्ट कितना निकल के आता है, 302.1, यहाँ पर रख देंगे, आपको 8.6 मंथ्स निकल जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। तो ये टाइम मंथ में निकलता है और एफर्ट निकलता है मैन मंथ्स में, पर्सन मंथ्स में। अब ये हेल्स्टीड की का लेंथ और वॉल्यूम मेजर निकालना है। ये जब मैंने थ्योरी बताई थी तो आपको मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था। तो आपको लेंथ और वॉल्यूम मेजर करना है, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड्स और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आप गिन लीजिए, और n log n प्लस n log n, n1 log n प्लस n log n, और उसके बाद सीधा कैपिटल N log n1 प्लस n2। इस तरीके से आप वो फॉर्मूला लगा के इसे निकाल सकते हैं। I leave this as an exercise for you। 14, अब हेल्स्टीड वॉल्यूमेट्रिक क्या आपको रिप्रेजेंट करती है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज हेल्स्टीड वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंट, कॉन्सेप्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती है, एंड हाउ अकॉर्डिंग टू हेल्स्टीड इज द एफर्ट डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम वॉल्यूम। प्रोग्राम वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करती है एफर्ट। देखिएगा जो वॉल्यूम ये इसमें हेल्स्टीड में है, ये रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द प्रोग्राम। ये वॉल्यूम ही साइज ऑफ द प्रोग्राम, साइज जो प्रोग्राम का साइज है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लेके, क्योंकि हेल्स्टीड में मेन चीज क्या आती है, हेल्स्टीड में हम नंबर ऑफ ऑपरेंड और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स देखते हैं। तो जो हेल्स्टीड की थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू हेल्स्टीड, जो एफर्ट लगेगा वो इस तरीके से लगेगा कि इट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम।
वो स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के स्क्वायर के हिसाब से एफर्ट वेरी करेगा स्क्वायर। 15th है व्हाट आर द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईदर द एलओसी और द फंक्शन पॉइंट मेट्रिक टू मेजर द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इसमें इस क्वेश्चन में जाने से पहले इसका उत्तर, क्योंकि बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड था थ्योरी में, मैं आपको बता दूं कि जो फंक्शन पॉइंट मेट्रिक है उसमें आप केवल लाइन ऑफ कोड से नहीं जाते, उसमें जितने भी आपकी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चाहे आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स है, आउटपुट है, इंक्वायरीज है, बाहर के सिस्टम से क्या इसका संबंध है, क्या इंटरफेसिंग है, वो सारी चीजें लेके फिर फंक्शन पॉइंट मैट्रिक बनाई जाती है। उसके साथ एक 14 पॉइंट की अलग से मैट्रिक वो है, उसमें 1 से लेकर 3 तक वैल्यूज देखते हैं और उस हिसाब से हम फंक्शन मैट्रिक निकालते हैं, यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी अफेक्टिंग चीजें हैं, उन सबको लेते हैं। तो इसीलिए लाइन ऑफ कोड उतना बढ़िया नहीं है, वैसे लोग KLOC से रफ एस्टिमेट निकाल लेते हैं, फंक्शन मैट्रिक थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, लेकिन बेस्ट फंक्शन पॉइंट मैट्रिक ही है। 16 अब लिस्ट द इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ एलओसी फॉर यूज एज अ सॉफ्टवेयर साइज मैट्रिक। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने 15 देखा, इसका उत्तर आपको यहाँ 16 में मिलेगा। पहले बस इसको आप इसके साथ मैच करा दीजिएगा। हम यहाँ पर शॉर्टकमिंग्स यानी डिसएडवांटेज की बातें कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले है कि एलओसी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है प्रोग्राम से, किलो लाइन ऑफ कोड, यानी आपने जैसे मान लीजिए ये पूरा पेज में आप जितनी लाइनें हैं वो बस गिन लीजिए, ये लाइन ऑफ कोड हो गए। लेकिन हर एक आदमी की, हर एक इंडिविजुअल की कोडिंग स्टाइल तो अलग होती है, वो तो एक जैसी नहीं होती है। इसलिए दूसरा यह है कि एलओसी लाइन ऑफ कोड आपका ये केवल कोडिंग पर डिपेंडेंट है, कितने कितने लाइंस है फाइनल प्रोग्राम में। जो क्वालिटी और एफिशिएंसी है उसके साथ इसका कोरिलेशन लाइन ऑफ कोड का बहुत ही पुअर है, बहुत खराब है। इसके अलावा जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या कोड यूज है, इसको बड़ा पेनलाइज करता है। किस तरीके से? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक ही फंक्शन से, एक ही लाइब्रेरी फंक्शन से बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप एक ही लाइन से बहुत कुछ किया जा सकता है, कुछ चंद कोड लिख के। तो लाइन ऑफ कोड कम हो गया, लाइन ऑफ कोड कम हो गया, इससे आप निकाल लेंगे अरे एफर्ट और टाइम भी कम लग रहा है, पैसा भी कम लग रहा है, लेकिन वो गलत है। दूसरा ये है कि ये लेक्सिकल कॉम्प्लेक्सिटी निकालता है। लेक्सिकल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितने लाइनें लिखी है आपने, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लिखे हुए हैं। ये जो एक्चुअल इशू है, जो लॉजिकल या स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की, उसको तो एड्रेस करता ही नहीं। तो इसलिए जो एलओसी की शॉर्टकमिंग्स है वो आप यहाँ पर फंक्शन पॉइंट में बता सकते हैं। एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो शॉर्टकमिंग है वो ये है कि आप लाइन ऑफ कोड को तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपका पूरा का पूरा कोड तैयार नहीं हो गया, यानी कि आपने जब पूरी कोडिंग ना कर ली, जब आपने पूरी कोडिंग ही नहीं की तो आप लाइन ऑफ कोड कैसे बता सकते हैं? तो प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन में आप बता ही नहीं सकते, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। अब हम आते हैं 17 पे, एक्सप्लेन व्हाई एडिंग मोर मैन पावर टू एन ऑलरेडी लेट प्रोजेक्ट मेक्स इट लेटर। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो नए लोग आएंगे वो मस्ट अंडरस्टैंड द वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर दे कैन बी प्रोडक्टिव, यानी कि अगर आप और लोगों को लाएंगे तो जो लोग आएंगे उनको प्रोग्राम को फिर से, मतलब उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को फिर से समझना पड़ेगा, उसके सारे फेजेस को फिर से समझना पड़ेगा, और जब समझने का जो समय निकल जाएगा, समय जाएगा, वो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को या शेड्यूल को लेट कर देगा। अब हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, जो जिसका उत्तर ये है, इसको समझिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें एक तो एक्टिविटी नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे और एक गैंट चार्ट बनाएंगे, गैंट चार्ट। तो देखिएगा कि ये टेबल आपको दिया गया है, अलग अलग इसमें आपके टास्क हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में आपको करने हैं, और उनकी एक्टिविटी दी है यहाँ पर, और साथ में जो एस्टिमेटेड एफर्ट है पर्सन मंथ, एफर्ट हमेशा पर्सन मंथ में होता है। तो ये अलग टास्क है, T1 टास्क जो है वो एक्टिविटी है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये एफर्ट लेगी 1 का। इसी तरीके से T2 डिजाइन है 2 का, ऐसे ही लास्ट तक जाएंगे तो T8 जो है वो राइटिंग यूजर मैनुअल, ये 3 एफर्ट लेगा। अब समझिएगा कि जो प्रेसिडेंस रिलेशन है वो इस तरीके का है कि Ti इज लेस देन इक्वल टू Tj Tk। इसका मतलब ये है कि Ti मस्ट कंप्लीट बिफोर Tj एंड Tk, यानी Tj और Tk के होने से पहले Ti को होना पड़ेगा, तभी Tj और Tk स्टार्ट होंगे। ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया वो इस तरीके से होल्ड कर रहा है कि T1 तभी होगा जब T2 हो जाएगा, T2 तभी होगा जब T3 T4 T5 T6 हो जाएगा, और ये तब होगा जब T7 हो जाएगा। इसका एक्टिविटी नेटवर्क बनाना है। इसको क्वेश्चन को समझ गया तो हम उत्तर पे जाते हैं और गैंट चार्ट बनाएंगे। इसका क्वेश्चन समझिएगा, T1, यहाँ से हम T1 देखिए, T8 जो है, T8 अलग ही चल रहा है, T8 अलग ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क चार्ट में हम T8 कहीं भी नहीं दिखा रहे हैं, T8 आ ही नहीं रहा है, दिख रहे हैं ना, T8 नहीं आ रहा है। तो T1 से T7 की बात करेंगे। T1 तब होगा जब T2 होगा, T2 तब होगा जब T3 T4 T5 T6 होंगे, और उसके बाद ये तब होगा जब T7 होंगे। तो इस तरीके का ये बनेगा आपका एक्टिविटी नेटवर्क, और T8 को आप अलग से डब्बे में बनाएंगे। उसके अलावा हम गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट में
हर एक से शुरुआत करते हैं। देखिए T1 का 1 है और T2 का 2 है, लेकिन ये प्रेसिडेंस ऑर्डर हमको लेना है। देखिए T1 शुरू करेंगे 1 तक जाएगा, T2 कब शुरू होगा, जब T1 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे T1 के कंप्लीट होने से। और इसको इस तरीके से समझिएगा कि जो इन्होंने ये कहा कुछ और है, उसको समझने का तरीका ये है कि क्योंकि आखिरी टास्क T7 तभी हो सकता है जब ये कंप्लीट हो जाए, ये तभी हो सकता है जब ये कंप्लीट हो जाए, और ये तभी कंप्लीट हो सकते हैं जब T1 कंप्लीट हो जाए। बस इसी के हिसाब से हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया। अब T2 यहाँ से शुरू होगा, T2 कितना टाइम लगा 2, यहाँ तक 2 तक जाएंगे। अब ये T3, T4, T5, T6 कब शुरू होंगे, जब ये T1 और T2 हो जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, सबको अपना अपना टाइम दे दिए, सबसे मैक्सिमम आपका यहाँ पर ये आ जाएगा T4 का सबसे मैक्सिमम टाइम है वो आपका 5 है, ये 5 तक चलेगा, यानी कि 8 तक चलेगा। उसके बाद जब ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे तब आप शुरू करेंगे किसको, ये वाले टास्क को T7 को, और ये तक जहाँ तक जाएगा जहाँ तक इसका समय है 8 और 14 यानी कि 6, इसका जो एफर्ट है 6। T8 के कोई दिक्कत नहीं, T8 स्टार्ट कर रहा है अपने हिसाब से और अपने हिसाब से खत्म हो रहा है, क्योंकि T8 का अलहदा है। तो ये आप समझिए किस तरीके से आप एक्टिविटी नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन और गैंट चार्ट बनाएंगे। अब क्वेश्चन है, सपोज दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर अ बिजनेस एप्लीकेशन कॉस्ट रुपीज 50,000 टू बाय ऑफ द शेल्फ एंड दैट इट्स साइज इज 40 KLOC। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है बिजनेस एप्लीकेशन के लिए 50,000 कॉस्ट करता है, ताकि आप ऑफ द शेल्फ खरीद सके कोई सामान, कोई कंपोनेंट जो 40 किलो लाइन ऑफ कोड का है। मानिए ये बाहर से खरीदने की बात हो रही है, और अब ये मानिए कि 6,000 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं पर्सन मंथ अगर इन हाउस इंजीनियर है, तो ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, खरीदना या इसको इन हाउस डेवलप कराना। और कौन से एलिमेंट है ऑफ द कॉस्ट दैट नॉट इंक्लूडेड इन द कोकोम एस्टिमेशन, और क्या एडिशनल फैक्टर्स आएंगे जो हमको इस बाय बिल्ड डिसीजन में लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपको खरीदना है या फिर खुद डेवलप करना है। तो देखिए ये जो बिजनेस एप्लीकेशन है हम इसको ऑर्गेनिक टाइप मानते हैं, जैसे क्योंकि अगर कॉर्ड्स है इजीली अवेलेबल है तो ऑर्गेनिक टाइप मार के लेते हैं। हम इसमें अब लगाते हैं कोकोमो का जो मॉडल है, तो हम एफर्ट कैसे निकालते हैं, एफर्ट होता है 2.4 इंटू 10 ये किलो लाइन ऑफ कोड की पावर 1.05, 40 हमने रख दिया क्योंकि 40 किलो लाइन ऑफ कोड है, लेकिन आ गया 115 मैन मंथ पर्सन मंथ एक ही बात होती है। अब इन हाउस इंजीनियर 6,000 लगाता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे 115.5 कितना आ गया, ये आ गया 6,92,000 समथिंग, ये 6,92,000 हो गया और ये मिल रहा है 50,000 में। बट अब आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि अरे ये तो सस्ता पड़ रहा है, चलिए खरीद लिया जाए। अब सबसे पहली चीज ये है कि आपको कितनी जरूरत है, कितनी जल्दी चाहिए, क्योंकि समय लगेगा बनाने में, कितनी कॉपीज चाहिए, ये आपको इन्होंने ये कहा है कि कौन से एडिशनल फैक्टर है, ये कौन से फैक्टर है जो हम इसको कंसीडर नहीं करते, हम उस समय भी ये सब करने के समय ये कंसीडर ही नहीं करते कितनी कॉपी चाहिए, और ये वेदर द डेवलप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड ये नहीं समझते, और वेदर एनी मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड ये, और रिस्क एसोसिएटेड क्या है अगर स्लिपेज हो गया शेड्यूल का या कॉस्ट एस्केलेट हो गया, और क्या ये एक्सपीरियंस जो गेन करेंगे हम वो आगे यूज होगा, ये हम एस्टिमेशन मॉडल में नहीं उपयोग कर रहे हैं, जबकि इसे हमें उपयोग करना चाहिए। ये एडिशनल फैक्टर्स भी हैं साथ में जो हम कंसिडर करेंगे बाय अ बिल्ड डिसीजन में। अब 22वां सवाल है, सपोज यू आर द मैनेजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन यूजिंग ओनली 1 or 2 sentences why should not calculate the number of engineers required for the project as a simple division of effort estimate by the nominal duration estimate। एफर्ट को आप ड्यूरेशन से क्यों नहीं डिवाइड करके निकाल लेते हैं कि कितना आपको जरूरत पड़ेगी इंजीनियर्स की। अब सीधी सी बात, क्योंकि हमने ये 12 फॉल्स में देखा था कि अगर हम ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब हम कांस्टेंट टीम समझ रहे हैं, कांस्टेंट जो टीम साइज है, लेकिन ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, पहले हमें कम चाहिए फिर बाद में बीच में ज्यादा चाहिए फिर कम चाहिए, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लिस्ट द इंपॉर्टेंट आइटम्स दैट SPMP डॉक्यूमेंट शुड डिस्कस। तो देखिए ये आपका उत्तर इसका ये है कि एक इंट्रोडक्शन आता है इसमें, और पहले ये भी देख लें इस 24th क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देता हूँ। इंट्रोडक्शन पहले ये समझ लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है इसमें क्या क्या होता है। इंट्रोडक्शन होता है, प्रोजेक्ट एस्टिमेट होते हैं, शेड्यूल होता है, प्रोजेक्ट रिसोर्स होते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और कंट्रोल प्लान होता है, मिसलेनियस प्लान्स भी होते हैं। 24वां सवाल है कि सपोज यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, और आपको चॉइस बनानी है कि डेमोक्रेटिक यूज करें या चीफ प्रोग्रामर टीम ऑर्गेनाइजेशन करें, और आपको क्या लगता है कि कौन सी ज्यादा बेहतर रहेगा, रीजनिंग दे रही है। तो इससे पहले कि मैं आंसर दूँ मैं आपको समझाऊँ कि डेमोक्रेटिक और चीफ प्रोग्रामर टीम ये क्या होता है। आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा डेमोक्रेटिक तब यूज होता है जब आपका जो प्रोडक्ट हो वो R&D बेस्ड हो, तो उसमें 6 से 7 लोग की जरूरत होती है, सब अपना अपना काम करते हैं और डेवलप करते हैं किसी चीज को, नए आइडियाज नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है आपके बड़े प्रोजेक्ट की, वहां पर आपको चीफ प्रोग्रामर टीम ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास मेन एक होगा वो काम असाइन करेगा, बाकी लोग काम करेंगे और वो इस पर डिपेंडेंट होगा।
ये जो क्वेश्चन है 25वां, रिलेटिव एडवांटेज आपको बताना है फंक्शन और प्रोजेक्ट अप्रोचेस में। अगर आप सीईओ हैं तो आप कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे? इसका उत्तर मैंने आपको पहले दिया कि आपको जो फंक्शनल है प्रोजेक्ट अप्रोचेस है, ये डिपेंड करता है कि आपको काम कैसे करना है। फंक्शन का मतलब ये होता है कि फंक्शन के हिसाब से लोगों को ले लिया जाए, हर एक को अलग अलग अपना फंक्शन। देखिए साहब, आप टेस्टर हैं, आप कोडर हैं, आप मेंटेनर हैं, ऐसे करके सबको अलग काम दे दिया जाए। तो इससे क्या फायदा होगा कि हम जब टेस्टिंग की जरूरत होगी तो टेस्टिंग वाले लोगों को ले लेंगे। अब दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जब उसको जरूरत होगी तो वो यहाँ से टेस्टिंग टीम ले लेगा, या हम वहाँ से फिर मेंटेनर ले लेंगे। ऐसे करके बहुत फायदा हो जाएगा। तो हमारे को ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, एफर्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, और जो एक्सपर्टीज है वो मेंटेन रहेगी। तो ये फायदे हैं इसके। 26वां है, नेम द डिफरेंट वेज इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये एक सैटेलाइट बेस्ड आपके पास काम आ गया। सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल कम्युनिकेशन है, तो आप कौन सा इसमें चूज करेंगे? तो जब हम टीम ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, अगर हमारे पास एक चैलेंजिंग सॉफ्ट सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो प्रोडक्ट का साइज क्या होगा वो है। अगर प्रोडक्ट स्मॉल है तो हम डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ले लेंगे, 6 से 7 लोग लगा देंगे, क्योंकि ये जो काम है ये इतना आसान नहीं है। इसमें आपको R&D चाहिए, इसमें आपको रिसर्च चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कुछ चीज पेरोल सिस्टम बनाना है या स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है। अगर नहीं है तो फिर आपको मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं इस पे जाऊँ, इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपको कि जिसमें आप क्या लेंगे, डेमोक्रेटिक लेंगे या फिर आपका ये मिक्स लेंगे या फिर आप चीफ प्रोग्रामर लेंगे, एक हमने क्वेश्चन पहले देखा। उसमें मिक्स ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास बात थी नहीं, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, वरना उस क्वेश्चन का आंसर हम मिक्स ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो मिक्स ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट है। 27वां है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन? हाउ कैन यू मैनेज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन? व्हाई इज द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम? अच्छा, ये पूरा सवाल का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आप चेंज मैनेजमेंट करते हैं, मेंटेनेंस नहीं है, ये चेंज मैनेजमेंट है। यानी कि जो भी जो डिलीवरेबल आइटम्स हैं उनका स्टेट किसी भी समय पे उसका कॉन्फ़िगरेशन कराता है। द स्टेट ऑफ ऑल डिलीवरेबल आइटम्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। डिलीवरेबल जो भी आइटम्स हैं उनको आप देख लीजिए, उसका प्रेजेंट स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो मेन काम है वो आपका जैसे वर्जन कंट्रोल है, इस तरीके से अलग अलग डॉक्यूमेंट कंट्रोल है, ये सारे काम, डॉक्यूमेंट में अपडेशन है, अपडेशन की मेंटेनेंस है, रिपोर्टिंग है, ये सारी चीज करनी पड़ेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल ये मेन काम होता है। 28वां है, इन व्हाट यूनिट्स कैन यू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम? लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। किस तरीके से आप प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं? तो जो प्रोडक्टिविटी है डेवलपमेंट टीम की, वो सबसे अच्छा तरीका तो ये कितने लाइन उन्होंने लिखी, कितने कोड लिख दिए पर डे वो कितने कोड लिख रहे हैं, KLOC पर डे। जो 3 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं उसमें प्रोडक्टिविटी के, उसमें एक तो ये आते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ये यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटेड टूल्स यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस और मोटिवेशन क्या है टीम मेंबर्स का। ये तीनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। 29th है, लिस्ट 3 कॉमन टाइप्स ऑफ रिस्क। जो 3 रिस्क है दैट typical software project might suffer from. Explain how can you identify the risk that your project is susceptible to. Suppose you are the project manager of a large software development project. Point out the main steps you would follow to manage risk in your software project. रिस्क की बात हो रही है, किस तरीके से आप रिस्क देखेंगे, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। देखिए, जो कॉमन रिस्क होते हैं एक टिपिकल सॉफ्टवेयर में, वो कहाँ से कैसे आते हैं और एक प्रोजेक्ट किस चीजों से सफर करता है, वो ये है कि आप शेड्यूल के ऊपर चले जाएं, कस्टमर बार बार आके बोलेगा नहीं साहब ये चेंज करिए, ये चेंज करिए, और जो टीम है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रही है, जिसने काम किया 2 फेजेस तक, तीसरे फेज में वो चला गया। तो मैनेजमेंट इसका रिस्क का ये है कि पहले रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें, आप असेस कर सकें, उसका कंटेनमेंट कर सकें, यानी कि अवॉइड करें, ट्रांसफर करें या रिस्क को रिड्यूस करें। तीसरा सवाल है जो आपके शेड्यूल स्लिपेज से रिलेटेड है, यानी आप शेड्यूल से आगे बढ़ते हैं। Schedule slippage is a very common form of risk that almost every project manager has to encounter. Explain in 3 or 4 sentences how you manage the risk of schedule slippage as a project manager of a medium-sized project. Schedule slippage किस तरीके से आप वो करेंगे? देखिए, अगर आप हर एक फेज के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, गुड क्वालिटी रिव्यू डॉक्यूमेंट होंगे, तो हर एक माइलस्टोन के बाद आप ये जानते हैं कब क्या हो रहा है, तो इन डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू होना और उस हिसाब से एक्शन लेना बहुत जरूरी है। यही सबसे अच्छा तरीका है आपको शेड्यूल को ओवररन से बचाने का। 31वां है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन चूज द बेस्ट रिस्क रिडक्शन टेक्निक एंड देयर आर मेनी वेज ऑफ रिड्यूसिंग अ रिस्क। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखनी है हैंडलिंग ऑफ रिस्क की, तो जो कॉस्ट है हैंडलिंग द रिस्क और करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आ रहा है रिस्क को हैंडल करने का, और जो करस्पॉन्डिंग रिडक्शन ऑफ रिस्क, कितना रिस्क रिड्यूस हो रहा है, कॉस्ट कितना आएगा, रिड्यूस हो रहा है, तो इसके लिए हम रिस्क लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क लिवरेज कैसे कंप्यूट करते हैं, ये एक डिफरेंस है
रिस्क एक्सपोजर का डिवाइडेड बाय द कॉस्ट कितना लग रहा है उसको रिड्यूस करने में। इसको समझिएगा। रिस्क लिवरेज का मतलब ये है कि रिस्क एक्सपोजर बिफोर रिडक्शन एंड रिस्क एक्सपोजर आफ्टर रिडक्शन। रिस्क कितना था, रिड्यूस करने के बाद रिस्क कितना है, और डिवाइडेड बाय उसको रिड्यूस करने का कितना कॉस्ट लगा, इसको रिस्क लिवरेज कहते हैं। ये निकालना पड़ता है आपको। 32वां है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट अ प्रोजेक्ट माइट सफर, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द रिस्क दैट अ प्रोजेक्ट इज ससेप्टेबल टू ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज। तो देखिए जो 3 टाइप के मेन रिस्क हो सकते हैं वो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए एक मॉडल है, एवोल्यूशनरी मॉडल है जिसे हम स्पाइरल कहते हैं, वो पूरी तरीके से रिस्क पे ही डिपेंडेंट है। रिस्क ही पे असली इसका मुद्दा है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। प्रोजेक्ट के रिस्क हो सकते हैं, टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं, बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। तो अगर आपको पहले ही फोर्स ही करना है कि भाई क्या होने वाला है और उसको हम आराम से उसको एड्रेस कर सकें, तो इसलिए आप क्या करें कि कंपनी डिजास्टर रिस्क ले, यानी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने पड़ेंगे और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या डिजास्टर हो सकते हैं उनको उस रिस्क को देखना पड़ेगा, और उसके बाद जो रिस्क आ रहे हैं उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, या किसी कस्टमर ने क्या, किसी आपके कंपटीटर ने क्या किया कि सस्ता प्रोडक्ट निकाल दिया, तो आप क्या करेंगे, ये रिस्क आपको देखना है। अब 33वां सवाल है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करें दैट यू वुड लुक फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाइल ट्राइंग टू सिलेक्ट पर्सन फॉर योर टीम। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आपको चयन करना है, उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या क्या करना पड़ेगा, ये एक इंटरव्यू का सवाल है। तो क्या होना चाहिए, जो टेक्निक आजकल है उसके लिए फेमिलियरिटी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल क्या है, जो डोमेन नॉलेज है उसको होनी चाहिए जिसपे वो काम करने वाला है, प्रोग्रामिंग एबिलिटी उसकी अच्छी चाहिए, बोलना उसको अच्छा होना चाहिए, उसकी ओरल स्किल, रिटन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, सारा मैं काम करने वाला हूं, मैं काम करूंगा। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स उसको पता होना चाहिए, दिमागी तौर पर वो सशक्त हो, टीम कितने काम कर सकता हो, और डिसिप्लिन हो। अब ये SCSS और RCS हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। ये किस तरीके से आप एफिशिएंटली हाउ दे कैन बी यूज्ड टू एफिशिएंटली मैनेज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोर्स कोड। तो जो चेंज कंट्रोल फैसिलिटीज है, जो SCSS या कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, SCSS और RECS, CS मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये तो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है ये। तो इसमें क्या होता है कि इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शन ऑन सेट ऑफ इंडिविजुअल कैन क्रिएट न्यू वर्जन्स। तो अपने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि देखिए कौन नया वर्जन बनाएगा, कौन चेक करेगा, तो रिजर्व और रिस्टोरेशन पॉइंट आपने डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि जो वर्जन्स है उसमें जो एक तो स्टोरेज का साइज भी कम हो जाएगा उसका, कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी चीजें नहीं बनेंगी, और जो चेंज हुए हैं वो आराम से रिफ्लेक्ट हो सके। ईगोलेस प्रोग्रामिंग क्या होता है, हाउ कैन इट बी रियलाइज्ड। 35 ईगोलेस प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि देखिए साहब आपने ईगो नहीं होना चाहिए। जहां ईगो आता है वहां वो केवल प्रोग्रामिंग ही नहीं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नहीं, वो सब चीजों को ले डूबता है। तो इसलिए ईगोलेस का मतलब ये है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका नहीं है, वो पूरी टीम का है, इट इज बिलोंग्स टू द टीम। तो ईगोलेस प्रोग्रामिंग आपको एक अच्छा एक मोटिवेशन लेवल दिखा के, एक डेमोक्रेटिक स्टेप लगा के आप प्रोग्रामर उसमें मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और ये से हम ईगोलेस प्रोग्रामिंग कहते हैं। 36वां है इज इट ट्रू दैट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन ऑलवेज बी डेवलप्ड फास्टर बाय हैविंग अ लार्जर डेवलपमेंट टीम। इसका आंसर वही हो गया कि बड़ी टीम लेंगे तो आपके सबको खाली बिठाना पड़ेगा मैक्सिमम, क्योंकि लिमिटेड उसके लिए पैरेलल काम होते हैं। तो बोयम साहब ने भी कहा कि 75% से कम स्क्वीज कर ही नहीं सकते, चाहे आप खुद भी करिए, चाहे आप हजारों प्रोग्रामर ला के बैठा दीजिए। अब ये है 37वां सवाल कि सपोज यू हैव बीन अपॉइंटेड, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया गया एक बड़े प्रोजेक्ट का, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज यू वुड अंडरटेक टू प्लान योर प्रोजेक्ट, explain the sequence in which you would undertake these activities by using a flowchart notation, what are some of the factors which make it hard to accurately estimate the cost of software projects। मुझे लगता है कि जहाँ अभी तक हमने इतनी चीजें क्वेश्चन देख लिए हैं कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या क्या करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देख ली थी, और उन सब के हिसाब से आपको कॉस्ट एस्टिमेशन और जितने भी एस्टिमेशन होते हैं, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होते हैं, मॉनिटरिंग है, और ये सारी चीजें आपको प्रेजेंटेशन वगैरह क्लाइंट से मिलना जुलना, ये सब लिखना पड़ेगा इसमें। और तीसरा सवाल है, सपोज यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट टीम, द टॉप मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स यू दैट यू वुड हैव टू डू विद अ फिक्स्ड टीम साइज थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन योर प्रोजेक्ट। आपको मैनेजमेंट ने कहा देखिए साहब आपके पास केवल फिक्स्ड टीम में हम दे रहे हैं, इससे बढ़ा नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि या तो प्रोजेक्ट डिले होगा या कॉस्ट एस्केलेट होगा। 39th है, द इंडस्ट्री एवरेज प्रोडक्टिविटी फिगर फॉर इंजीनियर इज ओनली 10 LOC पर डे। जो इंडस्ट्री का एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो एक इंजीनियर 10 लाइन ऑफ कोड पर लिखता है, इससे ज्यादा नहीं लिखता। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचेंगे मैंने तो यहाँ पर 50 लाइन लिख दिया था, ये तो बोल रहे 10 लाइन लिखा है। ये लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है, कैन वी एट्रीब्यूट दिस फॉर द पुअर प्रोग्रामिंग स्किल ऑफ इंजीनियर्स। एक्चुअली जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इतनी कम नहीं है जैसे ये दिख रहा है, क्योंकि केवल प्रोग्रामिंग नहीं होती है, उसके पीछे डिजाइनिंग होता है, टेस्टिंग होता है, जो हम LOC पर डे में नहीं निकाल के ला सकते। तो केवल काइंड ऑफ कोड ज्यादा होने से काम नहीं बनेगा, इसके पीछे डिजाइन वगैरह और सब पका। बहुत कम लाइन में आपने लिख दिया या फिर बहुत ज्यादा लाइन में लिख दिया, 40-50 लाइन में 50 एरर आ रही है, तो फेटाल एरर क्रिएट करेंगे, तो क्या करेंगे आप। 40वां क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स वुड यू फेस इफ यू आर डेवलपिंग सेवरल वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड यू आर नॉट यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब कॉन्फ़िगरेशन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट बोल रहा है देखिए इसके लिए वर्जन बनाइएगा, एक X वर्जन बनाइए, एक Y वर्जन बनाइए, एक Z वर्जन बनाइए।
अब आप कॉन्फ़िगरेशन भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक तो जो इनकंसिस्टेंसी है वो सबसे ज्यादा रहेगी इसमें। अगर कॉन्करेंट एक्सेस है, एक साथ एक्सेस हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आएगी आपकी। आप एक स्टेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे, जो काउंटिंग है सिस्टम की या स्टेटस इन्फॉर्मेशन वो भी नहीं आपकी ठीक से पाएंगे। और अगर वेरिएंट्स है, अगर वेरिएंट्स अगर बना रहे हैं उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीजें प्रॉब्लम आएगी अगर आप सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन टूल नहीं यूज करते हैं। 41वां है रिवीजन और वर्जन में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिवीजन एंड अ वर्जन, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चेंज कंट्रोल एंड वर्जन कंट्रोल। चेंज कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल क्यों नेसेसरी है ये, और एक्सप्लेन हाउ चेंज एंड वर्जन कंट्रोल आर अचीव्ड यूजिंग अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। एक नया वर्जन एक सॉफ्टवेयर का जब क्रिएट करेंगे, जब इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी का चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी का चेंज हो सकता है, या जिस हार्डवेयर पे ये काम कर रहा है, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि एक नया रिलीज आप दे रहे हैं, कुछ इसमें बग फिक्सिंग करा आपने, कुछ आपने एनहांसमेंट किए, कुछ फंक्शनैलिटी चेंज की, यूजेबिलिटी चेंज की, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो इस पे आती हैं, एक नया वर्जन और एक रिवीजन। रिवीजन मतलब पूरी तरीके से आप चीज़ें चेंज करते हैं, वर्जन मतलब आप थोड़ा बहुत चेंज करके बग फिक्सिंग करके नया वर्जन निकाल देते हैं। चेंज कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जब चेंजेस हो रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन वो सॉफ्टवेयर में, या आपको बताया जा रहा है या आप खुद कर रहे हैं वो चेंज को, तो अगर आप नए वर्जन लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो चेंज कंट्रोल बहुत जरूरी है। क्या चेंज हुआ पिछले से अभी तक, क्या चेंज, क्या बग फिक्सिंग हुई, क्या प्रॉब्लम से ठीक किए, तो वर्जन कंट्रोल ये सारा का सारा इसे डील करता है, और इसीलिए जरूरी है कि हम सॉफ्टवेयर टूल या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल यूज करें, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। तो ये हमने थर्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो चैप्टर है अजीमाल साहब का, उसकी जो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखें। होपफुली आपको फायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।